नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। एसएससी एमटीएस 2021 का पेपर चल रहा है और 28 अक्टूबर का जो ऑल सेट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इससे आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हेल्प मिलेंगी, साथ ही साथ आपके जो बचे हुए जो एसएससी एमटीएस का पेपर है उसमें भी आपको हेल्प मिलेंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। देखिए, गरबा जो है ये आपका गुजरात का है। कहाँ पे है? गुजरात का लोक नृत्य है। इसके बारे में अगर हम कुछ तथ्य को जाने तो गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में यह प्रसिद्ध है। आप जनरली देखेंगे कि आपको ये पूरे भारत में गरबा देखने को मिल जाता है और ये जो नृत्य है गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये गुजरात की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसका शक्ति पूजा से संबंध है। और अगर इसकी उत्पत्ति देखें तो देवी जगदम्बा की पूजा में मानी जाती है और नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, यानी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो जो कांडला पोर्ट था, कांडला बंदरगाह जो था, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जिसको ईपीजेड बोलते हैं, 1965 में कांडला भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, कांडला जो है ये गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए, गुजरात में, और एक ज्वारीय बंदरगाह है और इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे, जिनके नाम पे इस बंदरगाह को नाम बदलकर किया गया कांडला का, तो ये 1953 से लेकर 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर मुगल सराय जो जंक्शन था उसका भी नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, है ना। कुछ और चीज़ों को देखते हैं बंदरगाह से रिलेटेड। तो भारत में लगभग 190 बंदरगाह हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं और शेष जो है मध्यवर्ती और लघु हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की अगर बात की जाए तो विशाखापट्टनम है। दोनों चीज़ को याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वो है, और अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात की जाए तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, और मुंबई पोर्ट भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ये भी आप नोट कीजिएगा कि भारत की सबसे व्यस्तम अगर बंदरगाहों की बात की जाए तो आपका मुंबई का है। ठीक है, बड़े बंदरगाहों का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि छोटे बंदरगाह जो होते हैं उनको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, जो बड़े बंदरगाह हैं उनका रखरखाव कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, केंद्र सरकार करता है, और छोटे बंदरगाह जो है उस समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है उनको, और राज्य सरकार द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तूतीकोरिन एक कृत्रिम गहरे समुद्र में गोदी है और इसे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चिदम्बरनार बंदरगाह के रूप में इसे जाना जाता है। एनोर बंदरगाह को कामराजार पोर्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो है किसे कहा जाता है तो एनोर बंदरगाह। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई। देखिए, नमामि गंगे की शुरुआत जो हुई थी 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है, और सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के जो प्रदूषण है उसको कम करने और गंगा नदी को पुनः जीवित करने के लिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का पुनरुद्धार के लिए या फिर पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इसका शुरुआत किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आप सबको पता है चाणक्य, जिनको कि हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य या इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने के कारण यह चाणक्य कहे गए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चाणक्य क्यों नाम पड़ा तो ये आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने के कारण इनको चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य ने समाज को कर्म के आधार पर 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कौटिल्य ने समाज को कर्मों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित जो है एक संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और कुछ WHO, WTO से क्वेश्चन आए थे, इसमें कि आपको मैच करना था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करें, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के तौर पे कार्य करती है।
इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं और 150 देशों में से कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से यह कार्य करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना आरंभ किया था और इसी वजह से 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और क्यों? क्योंकि उसी दिन से WHO ने अपना कार्य करना शुरू किया था। भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा देश भारत जो है 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बना था और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और यहाँ पे हम देखें तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1995 का मराकस संधि जो हुआ था उसके तहत इसका स्थापना हुआ था और विश्व में व्यापार संबंधी अवरोध को दूर करने के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह काम करता है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में इसके 164 देश जो हैं सदस्य हैं। 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वां देश बना था, यानी कि अंतिम जो इसका सदस्य बना था वो बना था अफगानिस्तान। सदस्य देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिए सर्वोच्च निकाय है जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ के बारे में अगर हम जानते हैं तो यूनिसेफ को हम राष्ट्रीय राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको नाम चेंज नहीं किया गया, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। हम सब क्या जानते हैं? यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इस नाम से हम जानते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। ठीक है, और पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसे बनाने का अगर हम प्रमुख उद्देश्य देखें तो द्वितीय विश्व में तबाह हुए जो देश थे और उनमें बच्चे और माताओं को जो आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था, उसी के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था। और 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं के दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे एक्सटेंड किया गया, विस्तारित किया गया। और वहीं अगर हम और इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्द को हटा दिया गया। देखिए 1953 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द जो था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो होता है, ठीक है, इसमें क्या था पहले यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इंटरनेशनल और इमरजेंसी को है 1953 में हटा दिया गया। ठीक है, और इसका नाम जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया, लेकिन इंग्लिश में इसको ज्यों का त्यों रखा गया है, यानी कि यूनिसेफ। अगर आप देखेंगे तो यूनिसेफ, देखिए अभी हम सब क्या जानते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यही जानते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। कोई पूछता है आपसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म तो ये बताते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन यहाँ पे ई भी है और आई भी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं बोलते, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं ना बोलने के दौरान। तो ये जो इंटरनेशनल है और इमरजेंसी जो है, ये दोनों को 1953 में हटा दिया गया शब्दों को। ठीक है, याद रखिएगा। एक और आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम ILO बोलते हैं। तो 1919 में वर्साई के संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 1946 में संयुक्त राष्ट्र से समृद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई थी। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य है वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। ठीक है, ये इसका स्थापना का उद्देश्य है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। देखिए अगर और कुछ इससे जुड़े हम तथ्यों को देखें तो 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और कार्य कौन कौन से हैं? विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर और अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। इन सभी की वजह से क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। और देखिए अगर आपसे एक चीज़ पूछा जाता है कि 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। कब? 2019 में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि तेजस फाइटर जहाज का निर्माण किसने किया? तो यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम HAL बोलते हैं, HAL, इसके द्वारा विकसित किया गया है और यह 1 सीट और 1 जेट इंजन वाला
जो अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है और एक हल्का युद्धक विमान है, फाइटर प्लेन है। ठीक है, विमान का आधिकारिक नाम तेजस जो है 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। एक देखिए COP14 से आया था, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिस्ट्रिफिकेशन, ये जो है UNCCD, जिसको हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसके लिए समझौता पर 14 अक्टूबर 1994 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो मृदा की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कार्य करना है और इसके कुल 197 देश जो हैं सदस्य हैं। इसके COP सत्र जो यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद अलग अलग स्थानों में किया जाता है। पहले COP का जो आयोजन है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो आयोजन है 1997 में किया गया था और ये कहाँ पे किया गया था, इटली के रोम में। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था, 2 सितंबर 2019 को, और एक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था, सोनार से क्वेश्चन एक आया था। तो सोनार को हम सब जानते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और अगर इसके बारे में कुछ और जाने तो सोनार के द्वारा पानी में जो वस्तु होती है उनको पता लगाया जाता है, और सोनार में प्राश्रव्य तरंगे जो होती है प्रयोग किया जाता है, और सोनार का आविष्कार अगर हम देखते हैं तो पॉल लैंगविन के द्वारा किया गया था। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। हम लोगों ने फुल फॉर्म भी देख ही लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन कथक से आया था। तो कथक अगर हम देखते हैं तो कथक क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति हम देखें तो उत्तर प्रदेश में हुई थी और ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक के जनक लखनऊ घराने का ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है कथक, इसके मशहूर कलाकार हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिरजू महाराज किस नृत्य से या किस चीज़ से जुड़े हैं तो कथक से। ठीक है, तो इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए, इस वीडियो में दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ अगले सेशन में।